हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से चार चीज़ें सीखेंगे। और उसमें जो पहली बात है वो ये है कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिर हम लोग यूज ऑफ समेशन इन डिटर्मिनेंट में समेशन का यूज कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से अगला चौथा है अपना यूज ऑफ प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट का हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर क्या है, टर्म्स का प्रोडक्ट। देखिए, आप लोग जानते हैं समेशन के लिए सिग्मा का यूज करते हैं, और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जब टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, उसको हम लोग पाई बोलते हैं। कहीं भी पाई दिया है और पाई के ऊपर और नीचे रेंज दिया हुआ है, जैसा कि समेशन में दिया रहता है। जैसे यहाँ समझिए कि समेशन के साथ दिया रहता है ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर डेल आर लिखा हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 से n, तो इसका मतलब है कि डेल 1 से लेकर डेल 1 डेल 2 डेल 3 से लेकर डेल n तक के वैल्यू को सम करना। इसी प्रकार से पाई का मतलब है यहाँ पर रेंज दिया रहेगा और ये मान लीजिए डेल आर है, तो आर का वैल्यू 1 से n तक है, तो इसका मतलब है कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 से लेकर डेल n तक के डेल n तक जो डिटर्मिनेंट होंगे उनके प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना। समझ गए ना। तो पाई यूज किया जाता है टर्म्स के प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पर सिग्मा यूज किया जाता है टर्म्स का समेशन निकालने के लिए। समझ गए ना। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो गाइस हम लोगों ने अभी देखा कि पाई और समेशन का मीनिंग क्या है। समेशन के बारे में आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। पाई के बारे में आपको नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, पाई का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से लेकर एन टर्म्स तक के टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना। क्लियर है। तो पाई हम लोग प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। पाई के साथ रेंज भी दिया रहेगा कि किस टर्म से लेकर किस टर्म तक का प्रोडक्ट निकालना है गाइस, ठीक है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यूज ऑफ समेशन इन डिटर्मिनेंट एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइस। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट की आज डिस्कशन करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट है गाइस, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको हम लोग एक x का एक फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि फंक्शन होगा किसी वेरिएबल का तभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लिया कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो वेरिएबल x का फंक्शन है, और इसको मान लेते हैं हम लोग इस तरह से। मान लीजिए कि f1x, f2x, f3x, फिर g1x, g2x, g3x, और है h1x, h2x, h3x। यहां पर f1, f2, f3, g1, g2, g3, h1, h2, h3, ये सब जो है सब के सब x का फंक्शन है। क्लियर है गाइस। अब है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या है, इसे
रो के अलोंग भी निकाल सकते हैं और इसे कॉलम के अलोंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा उतने डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन के सम में ये आप इसको तोड़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, तो पहला मैं रूल बताता हूं आपको। अलोंग, देखिए अलोंग रोज, रोज के अलोंग जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप लिखते हैं डेल्टा डैश एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझिए अगर मान लीजिए आपके पास लेट कर लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी लिखते हैं एफ डैश एक्स भी यूज करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसा भी यूज करते हैं y1 भी यूज करते हैं, समझे ना। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, dy बाई डी एक्स लिखें तो भी इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, और फिर एफ डैश एक्स भी लिखें तो इसका मतलब होता है कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, या y1 लिखें, ठीक है, तो भी इसका मतलब सेम ही होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम डैश का यूज कर रहे हैं। ये आप जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी डेल्टा एक्स बाई डी एक्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। चलिए, तो हम लोग अगर कॉलम रो के अलोंग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये देखिए। ये है आपका डेल्टा डैश एक्स, मतलब ये जो डिटरमिनेंट है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन डिटरमिनेंट के सम में लिखते हैं, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे डिटरमिनेंट में हम लोग, और सुनिए, पहले डिटरमिनेंट में हम लोग फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी दो रो को एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर है। फिर इसी प्रकार दूसरे डिटरमिनेंट में सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं और फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से तीसरे डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड रो को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड रो है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। क्लियर है ना। और फिर तीनों डिटरमिनेंट को सम कर देते हैं, तो ये आपका रो के अलोंग डिफरेंशिएशन हो जाता है किसी डिटरमिनेंट का। ओके गाइस, चलिए हम लोग करते हैं अलोंग रो और इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो हमने कहा कि पहले डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, तीन रो है तो तीन डिटरमिनेंट के सम में जाएगा, ठीक है, और पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, कैसे, जैसे देखिए f1 डैश x, फिर g1 डैश x और फिर h1 डैश x। देखिए ये फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हो गया इसका, सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा f2x, g2x और h2x, ठीक है। फिर तीसरा रो है आपका f3x, g3x, h3x, ठीक है गाइस। तो ये आपका फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया। अब सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या होगा गाइस, सेकेंड डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं और फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो को एज इट इज लिखना है तो f1x, g1x, h1x, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर हो जाएगा f2 डैश x, g2 डैश x और h2 डैश x। सेकेंड रो डैश लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड रो का, और थर्ड रो को एज इट इज लिखना है तो ये हो जाएगा f3x, g3x, h3x, ठीक है गाइस। तो ये सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड रो का डिफरेंशिएशन,
और जब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ दीजिए, तो f1x g1x h1x f2x g2x h2x और थर्ड रो जो हो जाएगा अब आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f3-x g3-x और h3-x। इस प्रकार से तीन थर्ड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट था, तो इसको तीन डिटर्मिनेंट में तोड़कर सम करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो दो डिटर्मिनेंट में टूटता ये, इसी तरह फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो चार डिटर्मिनेंट में टूट जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग रो के लॉन्ग डिफरेंशिएशन करते हैं। गाइज आप कॉलम के लॉन्ग भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीन कॉलम है, तीन डिटर्मिनेंट के सम में होगा विथ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के साथ साथ तीन डिटर्मिनेंट के सम में डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है? चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस देखिए अभी हमने यहां पर जो था रो के लॉन्ग डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया था। अब हम लोग इसको कॉलम के लॉन्ग करते हैं, एलॉन्ग कॉलम। कॉलम के लॉन्ग करके डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे डेल्टा डैश एक्स और इसके तीन कॉलम है। देखिए यहां पर C1 C2 C3 है ना। देखिए जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली थर्ड डिटर्मिनेंट में तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए पहले डिटर्मिनेंट में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस ये हो जाएगा आपका f1-x, फिर हो जाएगा आपका f2-x और फिर हो जाएगा f3-x। ये फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट हो गया। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा g1x g2x g3x और फिर तीसरा कॉलम हो जाएगा h1x h2x h3x, ठीक है। अब देखिए अब हमें दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या करना है, सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करना है और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा f1x f2x f3x। सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा आपका g1-x g2-x g3-x और थर्ड कॉलम को भी एज इट इज छोड़ देना है। तो थर्ड कॉलम है h1x h2x h3x, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड डिटर्मिनेंट हो गया और अब हमें तीसरे डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ना है। तो तीसरे डिटर्मिनेंट में हमने कहा था कि थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे। तो गाइस फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एज इट इज लिखना है, तो ये हो गया f1x f2x f3x, फिर g1x g2x g3x, ठीक है। और थर्ड कॉलम है आपका h1-x हो जाएगा, h2-x हो जाएगा और h3-x हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर देखिए पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया और तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट किया और सबको जोड़ दिया।
तो इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन मिल जाता है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? तो आप समझ गए कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, ठीक है ना? जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा उतने डिटरमिनेंट के सम में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसमें करते क्या है कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड रो को या सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना? दूसरे डिटरमिनेंट में सेकंड रो या सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और थर्ड रो और कॉलम को एज इट इज लिख देंगे। उसी प्रकार से तीसरे डिटरमिनेंट में थर्ड रो या थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड रो और कॉलम को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना? इसमें हमने दोनों कंबाइंड रूप से बता दिया, ठीक है ना? ये आपका रो के लॉन्ग हो जाएगा और ये आपका कॉलम के लॉन्ग है। क्लियर है गाइस? इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गाइस डिफरेंशिएशन पर एक एग्जांपल हमने ले लिया है। इफ डेल एक्स इज इक्वल टू, और ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, एलिमेंट्स है इसके एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस 1/x स्क्वायर। देन आपको क्या करना है, निकालना है, देन फाइंड डेल्टा डैश एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, मतलब इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? देखिए जो बेसिक आइडिया क्या है कि सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस करेंगे विथ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? मतलब पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा और दूसरे डिटरमिनेंट में सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम डिफरेंशिएट होगा। तो आप रूल जो है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अलोंग रो और अलोंग कॉलम रिजल्ट विल बी सेम। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो अलोंग कॉलम ही करके अलोंग रो ही कर लेते हैं, तो देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर तो फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हो जाएगा और सेकेंड रो एज इट इज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जो है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, ठीक है ना? कहीं साइड में लिख लीजिएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x एंड माइनस यहां पर 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस 2/x क्यूब, ठीक है ना? तो ये चारों एलिमेंट का डिफरेंशिएशन है, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना? और बेहतर तरीके से जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कैसे ये आता है, ठीक है ना? अभी हम लोगों को सिर्फ यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप इसको लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, फिर यहां पर माइनस हो गया और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? और सेकेंड रो जो है आपका ये एज इट इज हो जाएगा साइन एक्स और माइनस 1/x स्क्वायर, और प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा गाइस, उसमें हम लोग सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट रो है आपका एक्स क्यूब और माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना? और सेकेंड रो को लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और इधर माइनस तो हो गया
और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट में r1 को डिफरेंशिएट किया और दूसरे डिटर्मिनेंट में r2 को डिफरेंशिएट किया और फिर इसको ऐड कर दिया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और cos x का होता है माइनस साइन x और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा साइन x और सेकेंड रो तो ऐसे ही है साइन x और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस दूसरा देखिए, फर्स्ट रो एज इट इज लिख देना है एक्स क्यूब और माइनस कॉस एक्स और सेकेंड रो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब। क्लियर है? अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का है, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसको इसमें गुना कर लेंगे, इसको इसमें और फिर इसी तरह यहाँ भी। ठीक है ना? तो देखिए जरा 3x स्क्वायर में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है? और फिर माइनस साइन एक्स में साइन एक्स से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर गाइस? अब यहाँ देखिए एक्स क्यू में 2 बाई एक्स क्यू से गुना करेंगे तो एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है? और फिर देखिए यहाँ पर cos x में cos x से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव है तो माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा और इसको 2 में से घटाएंगे, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्लियर है? अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए माइनस 3 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और गाइज आपको हमने ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़ाया था, मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा, और ये फॉर्मूला था आपका कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पढ़ाया था ना? तो देखिए ये वही है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। a के जगह x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 cos 2a के जगह cos 2x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को आप अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। ठीक है? और 1 माइनस cos 2x का भी एक फॉर्मूला था, देखिए 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हमने बताया था कि 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और इसी तरह 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बताया था, तो आपको ये यूज करना है। 1 माइनस cos 2x हो गया और 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया माइनस और इसका वैल्यू हो गया 2 साइन स्क्वायर x, तो वैल्यू कुल मिलाकर हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें निकलना था आपको कि फाइंड डेल्टा डैश x, तो ये वैल्यू हो गया डेल्टा डैश x का वैल्यू माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को चलिए हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको पढ़ाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, और जो पहला तरीका है एलॉन्ग रो और दूसरा तरीका है आपका एलॉन्ग कॉलम। एलॉन्ग कॉलम यही पढ़ाया था अभी आपको। देखिए कैसे करते हैं हम लोग जनरलाइज इसको। यहाँ पर लेट कर लीजिए कि आपके पास डेल्टा x एक डिटर्मिनेंट है, x का फंक्शन है डिटर्मिनेंट,
और इसको हम लोग रो के लिए लिखते हैं इस प्रकार से, जनरलाइज फॉर्म एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इस तरह से हम लोग जनरलाइज फॉर्मेट लिखते हैं। ये देखिए, ये आपका R1 को रिप्रेजेंट करता है, Gx आपका R2 को रिप्रेजेंट करता है और Hx आपका R3 को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है गाइज यहाँ पर कि यहाँ पर fx का मतलब ऐसा तो आप डिटरमिनेंट देखे नहीं होंगे, ठीक है ना, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर ना हो। ये कतई भूल नहीं करेंगे आप, यहाँ पर तो रो और कॉलम की संख्या बराबर ही नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है गाइस। यहाँ पर जो R1 है fx का मतलब है f1x, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट रो है R1 fx से जो रिप्रेजेंटेड है, और इसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन है? ये है f1x f2x f3x, ये तीनों एलिमेंट है fx में, समझे ना। इसी तरह से gx में भी 3 एलिमेंट है जो R2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएगा g1x g2x g3x। और सिमिलरली hx जो है ये भी तीसरे रो को जो रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, h1x h2x और h3x। क्लियर है गाइस? तो ये कहीं नहीं समझना है कि ये वाला जो हमने डिटरमिनेंट लिखा है वो तो डिटरमिनेंट है ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट में रो और कॉलम तो सेम होता है। ये जनरलाइज फॉर्मेट है, मतलब fx जनरलाइज हो जाता है 3 एलिमेंट के साथ, f1x f2x f3x, ठीक है। gx जनरलाइज हो जाता है 3 एलिमेंट के साथ, g1x g2x g3x, और hx जनरलाइज होता है 3 एलिमेंट के साथ, h1x h2x और h3x। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए, तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि एक मैप है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का, जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने क्या बताया था कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 3 डिटरमिनेंट के सम में लिखेंगे, जिसमें पहले वाला में फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगा, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगा। उसी तरह से दूसरे डिटरमिनेंट में सेकेंड रो डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रहेगा। एंड सिमिलरली तीसरे डिटरमिनेंट में थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा और फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। तो इसको जनरलाइज फॉर्मेट में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं गाइस। तो इसको लिखेंगे, देखिए जो पहला डिटरमिनेंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, f' कर देंगे, और यहाँ पर gx और hx जो है आपका एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है ना? फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगा, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज हो गया। दूसरे डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा fx और यहाँ हो जाएगा g' और यहाँ hx। सेकेंड रो डिफरेंशिएट हो गया, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज हो गया। और इसी प्रकार से तीसरे डिटरमिनेंट में थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रह जाएगा, तो fx gx और यहाँ हो जाएगा h'। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जनरलाइज फॉर्मेट है, माइंड को सेट करने के लिए, माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अलोंग कॉलम की बात करें तो यहाँ भी हम लोग लेट तो वही करेंगे, डिटरमिनेंट डेल्टा x का वैल्यू, और इसको हम लोग इस तरह से मानेंगे, देखिए fx gx hx, इस प्रकार से मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। और सिमिलरली इसी प्रकार से fx जो है उसमें ये फर्स्ट कॉलम है और उसमें ये 3 एलिमेंट होगा। उसी प्रकार से gx जो है सेकेंड कॉलम है और 3 एलिमेंट होगा, और उसी प्रकार से hx जो है थर्ड कॉलम है और उसमें भी 3 एलिमेंट होगा। तो गाइज यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा डैश x को क्या करेंगे, 3 डिटरमिनेंट के सम में लिखेंगे,
जिसमें पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा, सेकंड थर्ड को एज इट इज लिख देंगे। दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिख देंगे। और तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिख देंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं गाइस, देखिए डेल्टा डैश एक्स को लिखते हैं, पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और जी एक्स सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सेकेंड कॉलम डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और देखिए सेकेंड डिफरेंशिएट हो गया, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और प्लस तीसरे डिटर्मिनेंट में थर्ड डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज रह जाएगा। तो एफ एक्स जी एक्स और यहाँ हो जाएगा एच डैश एक्स। इस प्रकार से ये जनरलाइज्ड फॉर्म है एलोंग कॉलम का, ठीक है गाइस। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का एक मैप था, माइंड मैप था। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपके दिमाग से कतई नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है गाइस। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है गाइस कि इस केस में सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम ही वेरिएबल का फंक्शन होता है, समझे ना। बाकी दो रो या दो कॉलम आपका जो होगा वो कांस्टेंट होता है। ये बात हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी इंटीग्रेशन पर आपका क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट में, तो उसमें चाहे किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसमें एक ही कॉलम या फिर एक ही रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो फंक्शंस होंगे और बाकी रो या बाकी कॉलम्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट के केस में। देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा एक्स डिटर्मिनेंट एक डिटर्मिनेंट है जो एक्स का फंक्शन है और वो इस प्रकार से है, देखिए एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से है। और बाकी जो है ए बी सी और यहाँ पर एल एम एन, देख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो जो है आपका वो फंक्शन है ना। यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है, फंक्शन है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेकंड रो है और जो थर्ड रो है वो कांस्टेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो के बजाय इसमें सेकंड रो भी हो सकता है, थर्ड रो भी हो सकता है, समझे ना। ये कॉलम भी हो सकता है, फर्स्ट कॉलम में भी ये फंक्शंस हो सकते हैं, सेकंड कॉलम में भी फंक्शंस हो सकते हैं, थर्ड कॉलम में भी फंक्शंस हो सकता है। लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो ये है कि आपका तीनों रो या तीनों कॉलम के एलिमेंट्स फंक्शन नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही रो के एलिमेंट्स फंक्शन होगा, बाकी दो रोज के एलिमेंट्स कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। या फिर किसी एक ही कॉलम के एलिमेंट्स फंक्शन होंगे, बाकी दो कॉलम्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। क्लियर है गाइस। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप दोनों ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं गाइस। तो देखिए इंटीग्रेशन का मतलब है ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट फंक्शन के फॉर्म में उसको लिखते हैं
और जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर लिमिट्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ डेल एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मतलब ये जो डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है गाइस। और फिर इधर डिटर्मिनेंट में जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिस भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स हैं फंक्शन के फॉर्म में, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? ऐसे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वेरिएबल आपका एक्स है इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी जो दो रो हैं वो इसी तरह लिख देना है, ए बी सी एल एम एन। क्लियर है गाइस। तो ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसके साथ एक और लिखना होता है प्लस सी। और प्लस सी क्या है गाइस? प्लस सी है आपका, प्लस सी जो है सी को ऐड करना होता है। जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। जनरली सी से लिखते हैं, सी फॉर कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन इस सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। तो इंटीग्रेट करके आपको, जैसे इसको, ये तीनों एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर फंक्शन, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इवेलुएट करके और उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में कैसे करते हैं। तो देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में कैसे करते हैं गाइस। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन को का लिमिट सेट कर देते हैं, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं इसको हम लोग, यहां पर a टू b, और इसको लिखते हैं डेल्टा x और dx। डेल्टा x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम a टू b, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी तरह जो फंक्शन वाला आपका रो है या कॉलम है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अंदर भी। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन जो था, जो रो फंक्शन, जो जिस रो के एलिमेंट्स फंक्शन थे उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया डेफिनिट इंटीग्रेशन। और बाकी जो दो आपके रोज हैं वो एज इट इज लिख दीजिएगा, ए बी सी। ठीक है। और तीसरा रो हो जाएगा एल एम एन। ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आप डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का। और इसमें लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना होता है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर ना। चलिए, तो ये था आपका कि डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। अब बात यहां पर आती है कि यहां तो मैंने रो के फॉर्म में लिखा था कि किसी एक रो का एलिमेंट जो हमने चूज कर लिया था कि वो फंक्शन है, ये कॉलम के लॉन्ग भी हो सकता है, तो करना इसी तरह से है। ठीक है ना। यहाँ रो में था तो रो के लॉन्ग किया है, और इसमें सिर्फ एक ही आपका डिटरमिनेंट बनेगा। डिफरेंशिएशन के तरह 3-4 डिटरमिनेंट नहीं बनाइएगा। ठीक है ना। जितना कहें उतना ही करना है आपको। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका अगर कॉलम में रहता, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रहता, तो ये इंटीग्रेशन जो रो में दिख रहा है वो कॉलम में ऐसे दिखता है आपको। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी अगर ये कॉलम के फॉर्म में रहता, चाहे किसी भी कॉलम में होता, तो ये जो रो के फॉर्म में डेफिनेट इंटीग्रेशन दिख रहा है वो किसी कॉलम के फॉर्म में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखता है। ठीक है गाइस। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको
इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए जरा, फिर हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। तो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया है फंक्शन के फॉर्म में, जिसका जो फर्स्ट रो है वो फंक्शन वाला एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है वो फंक्शन है। तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड करना है आपको पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है डेल्टा एक्स डी एक्स, ठीक है। और दूसरा जो आपको करना है डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/4 डेल्टा एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये लिमिट हो गया 0 से π/4, ऐसा करके आपको निकालना है, ठीक है गाइस। तो देखिए पहला हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और पहले का सॉल्यूशन करते हैं, और पहला है आपका, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, और डेल एक्स डी एक्स लिखते हैं जब, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो को आप इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और फिर दूसरा एलिमेंट है तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और सेकेंड रो तो आपका कांस्टेंट है, एज इट इज आपको लिख देना है। देखिए आपको हमने बताया था, हमने देखिए यहाँ पर जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स। एंड दूसरी बात भी आप समझिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर आप डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे इसका फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स का लिमिट लग जाता है फ्रॉम ए टू बी, और इसकी जो वैल्यू होती है गाइस ये होती है एफ बी, अपर लिमिट एक बार लिखते हैं एक्स की जगह, और फिर माइनस कर देते हैं, लोअर लिमिट लिखते हैं एफ बी, मतलब एफ ए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ए एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर है ना। अगर ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, और तब इसमें आप जब इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स पर लिमिट लग जाएगा फ्रॉम ए टू बी, और इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू देख लेते हैं। देखिए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स। क्लियर ना। अब ये कांस्टेंट इसी प्रकार रह जाएंगे, ये जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, और इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस कॉस एक्स में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और 1 में साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन एक्स हो गया, तो इसको घटाएंगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, ये वैल्यू आपका, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है जिसको हमने अभी बताया था, और इसको, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए जरा, डेफिनिट इंटीग्रेशन जो सेकंड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपका लिमिट दिया है 0 से π/4 और डेल्टा एक्स डी एक्स, इस तरह निकालना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो के एलिमेंट को आप क्या करना है, आप सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आप पहले लिख दीजिए इस प्रकार से 0 to π/4, और पहला एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो का साइन एक्स, और ये हो गया dx। फिर इसी तरह दूसरे एलिमेंट को करेंगे 0 से π/4, और ये हो जाएगा cos x dx, ठीक है ना। और सेकेंड रो एज इट इज रहने देंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं। इसी को अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर
इस जो लिमिट को अंदर में डिटर्मिनेंट के अंदर जो लिमिट है इसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। और कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ठीक है। 1 2 हो गया और यहाँ पर हम लोग लिमिट लेते हैं, ठीक है। लिमिट लेने के लिए मैं लिख रहा हूँ और लिमिट है 0 से π/4, ठीक है ना। 0 से π/4 मतलब 0 लोअर लिमिट है और π/4 आपका अपर लिमिट है। क्या करेंगे, इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो गया -2 cos x और -sin x, ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगा इसका 0 से π/4, ठीक है। क्या करना है गाइज, हमें देखो पहले अपर लिमिट को लिखना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को लिखना है। तो अपर लिमिट पहले डाल दीजिए इसमें, तो -2 cos π/4 और -sin π/4 अपर लिमिट डाल दिया। फिर माइनस करेंगे इस लोअर लिमिट के साथ, तो देखिए दोनों का साइन नेगेटिव है और माइनस करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 cos 0 और प्लस sin 0, ये हो जाएगा। तो देखिए -2 और यहाँ पर देखिए cos π/4 का वैल्यू 1/√2 हो गया और फिर माइनस sin π/4 का वैल्यू 1/√2 हो गया, ठीक है ना। और फिर प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 2 × 1 हो गया और sin 0 का वैल्यू 0। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये हो गया -2/√2 और -1/√2 और +2 हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, -2/√2 और -1/√2 को आप लिख सकते हैं -3/√2 और +2, और इसको अरेंज करके लिख देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा 3/√2 और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंडेफिनिट भी और डेफिनिट दोनों इंटीग्रेशन आपको बता दिया मैंने। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला टॉपिक है यूज ऑफ समेशन। एक्चुअली यूज ऑफ सिग्मा बोलिए, यूज ऑफ सिग्मा, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं समेशन। यूज ऑफ समेशन इन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में समेशन का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए जो जरूरी है वो है, आपको मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन कैसे करते हैं, बहुत सारा हम लोग सीरीज का समेशन किए हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत कुछ पता है समेशन के बारे में, बस यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में कैसे यूज करते हैं ये समझना है हमें, ठीक है गाइस। तो देखिए इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक डेल्टा आर एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका FR GR HR, और दो जो रोज है इसके कांस्टेंट है ABCLMN, ठीक है गाइज। यहां भी इंटीग्रेशन की तरह ही, ठीक है ना, जब भी समेशन आपका डिटर्मिनेंट में दिया रहेगा तो इंटीग्रेशन के तरह ही यहां पर भी आपका जो है एक ही रो या एक ही कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे वो आर के फंक्शन होंगे। जैसे यहां पर डेल्टा जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी का फंक्शन कोई एक रो के एलिमेंट या किसी एक रो के एक कॉलम के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है ना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो में लिखा है, ये सेकेंड रो में हो सकता है, थर्ड रो में हो सकता है, फर्स्ट कॉलम में हो सकता है, सेकेंड कॉलम में हो सकता है, थर्ड कॉलम में हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो दो ही कॉलम होता है, एक रो में फंक्शनल एलिमेंट्स होते और दूसरा रो जो होता वो कांस्टेंट होता, या फिर पहला जो रो होता वो आपका
सॉरी, या फिर दूसरा जो रो होता है वो आपका फंक्शनल एलिमेंट्स होता है और फर्स्ट रो में कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो फर्स्ट कॉलम होता है, अगर कॉलम के अलोंग बात करें तो फर्स्ट कॉलम आपका फंक्शनल एलिमेंट होता है और सेकंड कॉलम जो है आपका कांस्टेंट होता है, या सेकंड कॉलम फंक्शनल एलिमेंट होता है, फर्स्ट कॉलम आपका कांस्टेंट होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में उपस्थित होगा, क्लियर है ना। सारे एलिमेंट्स जो है फंक्शनल एलिमेंट नहीं होंगे, क्लियर है। चलिए, इंटीग्रेशन की तरह ही होता है ये भी, बस खाली क्या करना है, इंटीग्रेशन के जगह पे हमें समेशन यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ रहा है कि समेशन करना है और यहाँ पर r का वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए r का वैल्यू 1 से n तक दिया हुआ है और डेल r, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू r इज इक्वल टू 1 से n तक जितने भी वैल्यू आएंगे सबका समेशन निकालना है। तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ r वेरी फ्रॉम 1 टू n डेल r, और इतना इज इक्वल टू, इसको लिखते कैसे हैं, इधर यहां भी समेशन लगा देते हैं, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n एफ r, और फिर समेशन दूसरे एलिमेंट के लिए r वेरी फ्रॉम 1 टू n जी r, और फिर समेशन तीसरे एलिमेंट के लिए r वेरी फ्रॉम 1 टू n एच r, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं और बाकी दो रो को एज इट इज छोड़ देंगे, a b c l m n, क्लियर है। इस तरह से हम लोग समेशन करते हैं, ठीक है गाइस। अब है कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस, यूज ऑफ समेशन एंड डिटरमिनेंट को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में गिवन है, इफ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है एंड डेल्टा r का वैल्यू दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है 2r माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर n स्क्वायर, फिर है ncr 2 टू दी पावर n cos स्क्वायर n, और फिर थर्ड कॉलम है 1 n प्लस 1 cos स्क्वायर n प्लस 1। तो आपको प्रूफ करना है कि समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n डेल्टा r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब r इज इक्वल टू 0 से n तक जो डिटरमिनेंट डेल r का वैल्यू आएगा उसके समेशन का वैल्यू 0 हो, ये आपको प्रूफ करना है। तो गाइज यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो फर्स्ट रो है r1, आप देखेंगे कि इसी में r वाले फंक्शनल एलिमेंट्स हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट में 2r माइनस 1, सेकेंड एलिमेंट में आपका ncr, और ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसी में फंक्शनल एलिमेंट है जिसमें वेरिएबल r है, और बाकी जो दो रो के एलिमेंट है इसमें किसी में r नहीं है। तो हम लोग समेशन जो यूज करेंगे वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में यूज करेंगे, और क्या करते हैं, और इसका वैल्यू निकाल कर फिर हम लोग जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें अभी बता देता हूँ जिसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। जब आप समेशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब आप समेशन करेंगे किसका, 2r माइनस 1 का r फ्रॉम 0 टू n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस सीरीज से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए r का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये टर्म हो जाएगा -1, ठीक है। इसी प्रकार से r का वैल्यू 1 डाल देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1। इसी प्रकार से r का वैल्यू अगर यहाँ पर आप डालते हैं 2 डालते हैं तो ये वैल्यू टर्म हो जाएगा 3। तो ये सारे टर्म्स को जब जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फिर इसी प्रकार जो सेकंड टर्म है NCR में जब आप समेशन लगा देंगे r फ्रॉम 0 टू n, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर देखिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और प्लस डॉट डॉट इसी तरह से NCN। गाइज ये जो वैल्यू होता है शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग यूज करने वाले हैं।
इसलिए मैं बता देता हूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 टू द पावर n के बराबर, ठीक है ना। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। और फिर यहां पर 1 है तो आप 1 और r वैरी कराएंगे आप 0 से n तक, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। r का वैल्यू 0 से 1 तक आप 0 से n तक ले जाएंगे तो समेशन ऑफ 1 का वैल्यू n+1 हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग समेशन लगाएंगे। ये पहले वैल्यू था जिसका यूज हम लोग अभी सॉल्यूशन करते समय करेंगे, ठीक है गाइस। उधर वाला राइट साइड वाला थोड़ा लिख लीजिए, तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आपके पास डेल्टा आर का वैल्यू दिया है, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 0 टू n और यहां डेल्टा आर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ समेशन लगेगा, तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 0 टू n 2r-1। फिर सेकंड एलिमेंट में हो जाएगा समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 0 टू n ncr, और फिर यहाँ पर समेशन आर वेरी फ्रॉम 0 टू n और 1, और सेकेंड और थर्ड रो जो है एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - 1 2 टू द पावर n और n+1, और यहाँ हो गया cos स्क्वायर n, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर n+1, ठीक है गाइस। अब हमें मालूम है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का यहाँ पर समेशन लगाने के बाद का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमने निकाला है n² - 1, तो ये हो गया n² - 1, और इसका वैल्यू हमने निकाला है 2 टू द पावर n, देखिए, ठीक है। और इसका वैल्यू हमने निकाला है n+1, और सेकेंड रो है n² - 1 2 टू द पावर n और n+1, और ये हो गया cos स्क्वायर n स्क्वायर, cos स्क्वायर n और cos स्क्वायर n+1, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो r1 है और ये जो r2 है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रोज हैं। और जब दो रो आइडेंटिकल हो किसी डिटरमिनेंट का, तो वैल्यू क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। तो गाइस प्रूव हो गया कि समेशन ऑफ r वेरी फ्रॉम 0 टू n डेल्टा r का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ पाई। पाई मतलब यहां पर मैंने कहा कि पाई जो है वो प्रोडक्ट है, समझे ना। यूज ऑफ पाई इन डिटरमिनेंट। ठीक है गाइस। इंटीग्रेशन और समेशन के तरह ही यहां पर भी डिटरमिनेंट का कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम फंक्शनल वैल्यू होगा, फंक्शनल एलिमेंट होगा, समझ रहे हैं ना। बाकी के जो रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन के केस में जैसा कि मैंने आपको समेशन के केस में बताया और इंटीग्रेशन के केस में बताया, ठीक है ना। उसी प्रकार से जहां भी ये प्रोडक्ट निकालना होगा, आपको प्रोडक्ट का पाई का यूज करना होगा, वैसे क्वेश्चन में उसके डिटरमिनेंट में कोई एक ही रो के एलिमेंट फंक्शनल एलिमेंट होगा या किसी एक ही कॉलम के एलिमेंट फंक्शनल एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है गाइस। चलिए यहां पर हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास डेल्टा आर एक डिटरमिनेंट है और इसमें जो है आपका
एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ आर। अभी तक हम सारा एलिमेंट जो है समेशन में या इंटीग्रेशन में रो के लॉन्ग ले रहे थे, यहाँ हम कॉलम के लॉन्ग ले लेते हैं। कहीं ऐसा आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर सिर्फ रो में लेकर कर रहे हैं, कॉलम में तो बताया ही नहीं, इसलिए मैं कॉलम में ही ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो फंक्शनल एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में है, एफ आर, जी आर और एच आर, ये फंक्शनल एलिमेंट है और ये फर्स्ट कॉलम में है। बाकी के दो कॉलम हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ले लेते हैं ए बी सी एल एम एन, ठीक है ना। ये फंक्शनल एलिमेंट किसी भी कॉलम में हो सकते हैं, लेकिन एक ही कॉलम में होगा, या किसी भी रो में हो सकता है लेकिन सिर्फ एक ही रो में होगा। बाकी के रो के एलिमेंट कांस्टेंट होंगे या बाकी के कॉलम के एलिमेंट कांस्टेंट होंगे। क्लियर है ना। अब इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है, पाई यूज करना है। तो देखिए पाई को ऐसे यूज करते हैं, पाई और आर वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यहाँ पर रेंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और यहाँ लिखते हैं हम लोग डेल आर, और तब अंदर क्या होगा, डिटरमिनेंट के अंदर ये जितने भी फंक्शनल एलिमेंट हैं आर के फंक्शन जो हैं, इन सब में हम लोग पाई लगा देंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट में हो जाएगा पाई आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आर। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट भी हो जाएगा पाई आर वेरी फ्रॉम 1 to n जी आर, और तीसरा एलिमेंट भी हो जाएगा इसी प्रकार से पाई आर वेरी फ्रॉम 1 to n एच आर। ये फंक्शनल एलिमेंट में पाई लग गया, और बाकी कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे ए बी सी एल एल एम एन। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग पाई का यूज करते हैं इसमें, डिटरमिनेंट में, ठीक है गाइस। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है इस कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट है डेल्टा आर, और इसका भी फर्स्ट कॉलम ही फंक्शनल एलिमेंट है, बाकी कांस्टेंट है आपके, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि पाई वेरी फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to n प्लस 1 डेल्टा r इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है ना। r का वैल्यू 2 से लेकर n प्लस 1 तक के जितने भी डेल्टा r के वैल्यू आएंगे सबका प्रोडक्ट होगा 0। क्लियर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो गाइज इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि बाद में इसका यूज करके इसको आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकें। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला फंक्शनल एलिमेंट है वो है आपका r-1, ये है आपका r-1, और इसके साथ हम पाई यूज कर रहे हैं। पाई का वैल्यू जो है वो r इज इक्वल टू 2 से लेकर n प्लस 1 तक जाता है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पहले समझ लीजिए, इसी तरह बाकी को भी आप निकाल सकते हैं। देखिए जरा, अगर इसको हम निकालते हैं, r का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, इनटू r का वैल्यू 3 करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इनटू 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और लास्ट वैल्यू हम निकाले r का वैल्यू n प्लस 1 रखे, तो r के जगह n प्लस 1 में से आप n घटाएंगे तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू n हो जाएगा। तो देखिए, तो 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से हम लोग बाकी के वैल्यू जो है, ये देखिए यहाँ पर है पाई लगा दिया दूसरे वैल्यू को, और r वेरी करता है 2 से लेकर n प्लस 1 तक, और दूसरा है n माइनस
1 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एंड तीसरा जो एलिमेंट है आपका, इसमें भी पाई वेरी करेगा 2 से लेकर n+1 तक, और तीसरा है ये है r-1 का क्यूब है, और इसका वैल्यू इसी प्रकार निकाल सकते हैं जैसा कि पहले वाले का वैल्यू निकाल कर हमने बताया है। ये फैक्टोरियल n का क्यूब हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल एलिमेंट का वैल्यू पाई लगाकर हमने निकाल लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए जरा। तो गाइज अब हम लोग इसका वैल्यू प्रूफ करना है कि 0 होगा। सो गाइज पाई वेरी फ्रॉम 2 to n+1 डेल्टा आर लिखेंगे ना। तो देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए पाई वेरी फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to n+1 r-1, फिर पाई वेरी फ्रॉम r to r इज इक्वल टू 2 से लेकर n+1 तक, और r-1 का स्क्वायर, और फिर देखिए फिर पाई वेरी करेगा r इज इक्वल टू 2 से लेकर n+1 तक r-1 के क्यूब, और बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल n का स्क्वायर, फैक्टोरियल n का क्यूब, और इधर हो गया 6 4n-2 और 3n² - 2n। इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हमने निकाला क्या, फैक्टोरियल n, इसका वैल्यू हमने निकाला क्या, फैक्टोरियल n का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमने निकाला फैक्टोरियल n का क्यूब। सेकेंड एलिमेंट है फैक्टोरियल n का स्क्वायर और फैक्टोरियल n का क्यूब। तीसरा एलिमेंट है 6 4n-2 और 3n² - 2n, ठीक है गाइस। अब देखेंगे आप यहाँ पर C1 और C2 ये जो दोनों कॉलम है ये आइडेंटिकल हो गए, तो किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो गाइस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, और ये आपका देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू वेरी किया r इज इक्वल टू 2 से लेकर n+1 तक, तो डेल r की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 0। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया हुआ था वो आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आज हमने 4 टॉपिक्स कवर किए, जिसमें पहला टॉपिक था आपका कि हम लोग डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक था गाइस कि डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंडेफिनिट के केस में भी और डेफिनिट के केस में। तीसरा टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग समेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और चौथा टॉपिक था आज का कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पाई का मतलब प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे और खूब अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो सेक्शन है वो खास करके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है ना। क्योंकि इस सेशन से, आज वाले सेशन से बोर्ड में लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है। जनरली कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और डिफरेंट इंजीनियरिंग हो गया या मैथमेटिक्स बेस्ड डिफरेंट कंपटीशन में इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, इसको उतार लीजिए, ठीक है।